मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी में। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें हम टॉप प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आपके टॉप प्रश्नों को हम कवर कराएंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मिस्टर हल ने की, दूसरा ऑप्शन है विलियम बुंट ने की, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन ने की और चौथा ऑप्शन है कि वाटसन ने की। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना यहाँ पर किया गया है विलियम बुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बुंट के द्वारा। और पूछा जाता है कि कहाँ किया गया है, तो एक किया गया है जर्मनी में। कहाँ किया गया है? जर्मनी के किस स्थान पे? तो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे किया गया। और अगर पूछता है कि कब किया गया, यहाँ पर पूछा गया कि किसने किया, तो विलियम बुंट ने किया। कहाँ किया? तो जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे किया गया। और अगर पूछा जाता है कि कब किया गया, तो 1879 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1879 ईस्वी में किया गया। जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे किया गया। किसने किया? तो विलियम बुंट ने किया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट द्वारा की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आत्मा का विज्ञान कब आया था। आत्मा का विज्ञान कब आया था? तो 16वीं शताब्दी में आया, 21वीं सदी में आया, 17वीं सदी में आया या फिर 19वीं शताब्दी में आया। तो आत्मा का जो विज्ञान आया वो आया 16वीं शताब्दी में। कब आया? 16वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, 16वीं शताब्दी के साथ चला जाएगा। अगर 21वीं शताब्दी के बाद की बात की जाए तो व्यवहार का मनोविज्ञान कब आया? तो 21वीं शताब्दी में आया। और अगर 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो मन का विज्ञान आया। किसका विज्ञान? मन का विज्ञान कब आया? तो 17वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आया चेतना का मनोविज्ञान। किसका मनोविज्ञान? तो चेतना का मनोविज्ञान। 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का मनोविज्ञान और 19वीं शताब्दी में चेतना का मनोविज्ञान और 20वीं से 21वीं शताब्दी में व्यवहार का मनोविज्ञान। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, 16वीं शताब्दी के साथ चला जाएगा कि आत्मा का मनोविज्ञान आया 16वीं शताब्दी में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि किस काल को सुनहरी अवस्था का काल कहा जाता है। किस काल को सुनहरी अवस्था का काल कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस काल को हम सुनहरी अवस्था कहते हैं? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा राइट। बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं, समूह की अवस्था कहते हैं और सुनहरी काल की अवस्था भी किसको कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था के साथ चला जाएगा। क्लियर है? अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बालक के विकास में परिवार की कैसी भूमिका होती है। बालक के विकास में परिवार की कैसी भूमिका होती है? रोमांचकारी भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है, गौण भूमिका होती है या फिर कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बालक के विकास में परिवार की कैसी भूमिका होती है? पहली पाठशाला बालक का क्या होता है? परिवार होता है। तो इसलिए बालक के लिए परिवार की जो भूमिका होती है वो मुख्य होती है। कैसी होती है? मुख्य होती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो भी कुछ सीखता है अपने माता पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो इसलिए बालक की प्रथम विद्यालय क्या होता है? परिवार होता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, मुख्य के साथ चला जाएगा कि बालक के विकास में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि सीखने के प्रभाव का नियम किसने दिया। क्या पूछा जा रहा है कि प्रभाव का नियम किसने दिया है। तो पहला ऑप्शन है बर्सन ने दिया है, दूसरा ऑप्शन है कोहलर ने दिया है, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने दिया है, चौथा ऑप्शन है सुकरात ने दिया है। तो सीखने के प्रभाव का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। सीखने के थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि पहला होता है अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो आप इसको ठीक कर लीजिए कि पहले नंबर पे क्या है? अभ्यास, दूसरा तत्परता होता है और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तो ये जो प्रभाव का नियम है ये किसने दिया है? सीखने का प्रभाव का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। मिस्टर थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा द्वारा दिया गया है, पियाजे द्वारा दिया गया है, वाइगोस्की द्वारा दिया गया है या फिर स्किनर द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं मिस्टर वाइगोस्की ने। किसने दिया? वाइगोस्की द्वारा दिया गया है जेडपीडी का सिद्धांत। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि वाइगोस्की के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है जेडपीडी का सिद्धांत। कभी कभी जेडपीडी का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन यानी कि वाइगोस्की के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूजा पाठ की भावना जागृत होती है। यहाँ पर पूछा गया जागृत होती है भैया कब? पूजा पाठ की भावना जागृत होती है कब? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शैशवावस्था में? पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि इसमें क्या कह रहा है कि पूजा पाठ की भावना जागृत होती है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि पूजा पाठ की अवस्था होती है। तो आप प्रश्नों को समझिए कि जागृत होती है या फिर काल होता है। तो पूजा पाठ की भावना जागृत कब होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शैशवावस्था में? तो शैशवावस्था को आप काट दीजिए क्योंकि शैशवावस्था में जागृत नहीं होगी, बच्चा बहुत छोटा होगा, तो इसलिए पूजा पाठ जागृत नहीं होगी। अगर घर वाले कर रहे हैं तो कर सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा कट जाता है। प्रौढ़ावस्था की बात की जाए तो ये भी कट जाता है क्योंकि काल नहीं पूछा गया। अब आप कहोगी कि प्रौढ़ावस्था में लोग पूजा पाठ करते हैं, बट यहाँ पर काल नहीं पूछा गया है कि कौन सा काल होता है पूजा पाठ का। प्रौढ़ावस्था में उम्र के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन काल नहीं पूछा, जागृत पूछा गया है, तो ये भी कट जाता है। अब यहाँ पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था पूछा गया। बाल्यावस्था में भी पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि क्या है, बालक को किसी चीज का टेंशन नहीं है, तो वो भी पूजा पाठ नहीं करेगा। अगर मन किया तो किया, नहीं तो नहीं। अब हमारा एक ऑप्शन बचता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक क्या करता है? पूजा पाठ की तरफ ज्यादा जागृत होता है। उसकी मन में जो भावना आता है कि हम पूजा पाठ करें, क्योंकि लोग तो सुनेंगे नहीं, तो पूजा पाठ ही करता है वो भगवान के सामने ही। तो ठीक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, किशोरावस्था के साथ चला जाएगा कि पूजा पाठ की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। क्लियर है? यानी कि किशोरावस्था में बालक जो है धार्मिक स्थल पे ज्यादा जाना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिया प्रसूत के जनक है। क्रिया प्रसूत के जनक कौन है? स्किनर है, मिस्टर हल है, सिगमंड फ्रायड है या फिर स्टर्न है? तो क्रिया प्रसूत के जनक हैं स्किनर। स्किनर जो है क्रिया प्रसूत के जनक हैं। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, स्किनर के साथ चला जाएगा कि स्किनर क्रिया प्रसूत के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विकारक सिद्धांत के जनक है। द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? पहला स्पीयरमैन, दूसरा कैटिल, तीसरा बिने, चौथा टर्मैन।
तो द्वि कारक पूछा गया है, द्वि कारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन के साथ चला जाएगा। द्वि कारक सिद्धांत के जनक है स्पीयरमैन। अगर कैटेल की बात की जाए तो ए प्रथम कारक बुद्धि के मतलब बुद्धि का प्रथम कारक सिद्धांत के जनक है कैटिल और द्वि कारक सिद्धांत के जनक है स्पीयरमैन। बिने की बात की जाए तो बिने बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया था और टर्मेन ने क्या किया था? सूत्र में संशोधन किए थे टर्मेन जी ने। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिगम में अभ्यास का नियम निम्न में से किसने दिया? किसका नियम? अभ्यास का नियम किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है स्किनर ने दिया, दूसरा ऑप्शन है मैस्लो ने दिया, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने दिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम में अभ्यास का नियम किसने दिया ये आपको बताना है। अभी मैंने बताया कि थॉर्नडाइक द्वारा मुख्य नियम में 3 नियम दिए गए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर अभ्यास का पूछा गया है। तो किसके साथ चला जाएगा? थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम दिए थे, पहला नंबर अभ्यास का नियम, दूसरा नंबर तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम में उन्होंने 5 नियम दिए थे। तो यहाँ मुख्य अगर पूछा जाए तो मुख्य के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौड़ के अंतर्गत 5 नियम आ जाता है। तो अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा, यानी तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर नैतिक विकास की बात की जा रही है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? पहला कोहलर, दूसरा पियाजे, तीसरा सिगमंड फ्रायड और चौथा वाइगोस्की। तो नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की जाती है तो कोहलर के साथ चला जाएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो कोहलर है। नैतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? कोहलर है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक है, संज्ञानात्मक विकास के जनक। और सिगमंड फ्रायड की बात की जाए तो मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। और वाइगोस्की की बात की जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक कौन है? वाइगोस्की है। सामाजिक, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की जाए वहां आप आंख बंद करके किसको लगाओगे? वाइगोस्की को लगाओगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की है। तो ये आप चारों आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि कोहलर की बात की जाए तो नैतिक विकास के जनक, पियाजे की बात की जाए तो संज्ञानात्मक विकास के जनक, और सिगमंड फ्रायड की बात की जाए तो मनोविश्लेषणवाद के जनक, वाइगोस्की की बात की जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक की बात की जाए वहाँ वाइगोस्की को आप टिक कर दीजिएगा, आपका 90% एकदम सही जाएगा। तो कुछ कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा? पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि नैतिक विकास सिद्धांत के जनक है कोहलर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द को परिभाषित किया? बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है बिने ने किया, दूसरा स्पीयरमैन ने किया, तीसरा कैटिल ने किया, चौथा स्टर्न ने किया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बुद्धि शब्द को, यहाँ पर शब्द पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर शब्द पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि बुद्धि लब्धि को परिभाषित किसने किया। यहाँ पर पूछा गया कि बुद्धि लब्धि शब्द। देखो मनोविज्ञान में ऐसा है कि शब्द कोई और देता है, उसके जनक कोई और होते हैं, सिद्धांत कोई और देता है। तो यहाँ पर जब शब्द की बात की जाती है आप स्पीयरमैन को लगाइएगा। किसको लगाइएगा? स्पीयरमैन को, कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किए हैं स्पीयरमैन। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी होती है? यानी कि जब बच्चा मौखिक रूप से नहीं सीख पाता है, जब उसको मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई होती है तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, दूसरा डिसग्राफिया के अंतर्गत आता है, तीसरा अफेजिया के अंतर्गत आता है, या चौथा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। जब बच्चे को मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई होती है तो अफेजिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अफेजिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अफेजिया के साथ
चला जाएगा। अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए तो पठन संबंधी विकार होता है। क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई। जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, जब वो पढ़ने में कठिनाई का सामना करते हैं तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है लिखने में कठिनाई। जब बच्चा लिखने में अक्षम नहीं होता है, जब उसको लिखने में क्या फील होता है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, उसको लिखने में कठिनाई होता है। कुछ को जब कुछ लिख देता है, यानी कि वाज को स लिख देता है, तो वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। डिसकैल्कुलिया की बात की जाए, जब उसको गणित सीखने में कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? जब उसको गणित सीखने में कठिनाई होती है तो वो डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत आता है। जब उसको गणितीय संबंधी विकार होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन आपका बचता है अफेजिया, यानी कि मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई। किसमें कठिनाई? मौखिक रूप से, यानी कि दूसरे की बातों को आप अच्छे से जब नहीं समझ पाते हो तो वो अफेजिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अफेजिया के साथ चला जाएगा। इसको आप मौखिक रूप से जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सारे तो याद ही हो जाते हैं, लेकिन अफेजिया इतना लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे याद करें। तो उसको मौखिक, यानी कि जब हम दूसरे की बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो अफेजिया के अंतर्गत वो आता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ये ठीक बात है भाई, अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक क्या है, क्या करना चाहिए कि बच्चे अच्छे से सीख सके? तो पहला अभ्यास, बहुत अच्छा कि अभ्यास करना चाहिए। दूसरा तत्परता, यानी कि अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए। तीसरा अंतर्दृष्टि, उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि हाँ हम अभ्यास कर रहे हैं, तत्पर हैं उस काम के लिए, अंतर्दृष्टि उस पर ध्यान लगा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर तीनों विकल्प राइट है। क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए उसके लिए अभ्यास कराना जरूरी होता है, उसको तत्पर रहना जरूरी होता है, अंतर्दृष्टि उस पर ध्यान लगाना जरूरी होता है। यानी कि तीनों विकल्प यहाँ पर राइट है। तो चौथा ऑप्शन के साथ चला जाएगा कि सभी यहाँ पर सही हैं, बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? उत्तेजित दशा है। तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा है? किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? अच्छा, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग कितने हैं? तो संवेग है 14, यानी कि 14 प्रकार है संवेग के। किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया। किसने दिया? मैकडूगल ने। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वुडवर्थ के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो देखने के लिए। छात्र हित में शिक्षा है, राष्ट्र हित में शिक्षा है। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।